डर मैं भी गया फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। मंजिल मेरी खुद ब खुद मेरे पास आ गई, मेरा हौसला देखकर। पेडिग्री एनालिसिस अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि पेडिग्री एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं। मेंडल ने अपनी जेनेटिक्स में जिस प्लांट पे स्टडी किया वो था पाइसम सेटाइवम। प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट के केस में अपन रैंडम मेटिंग करा सकते हैं, रैंडम क्रॉस करा सकते हैं, सेल्फ पोलिनेशन करा सकते हैं और उससे नई प्रोजेनी जनरेट करके जितने भी ट्रेट हैं उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, रैंडम क्रॉस या फिर सेल्फिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो फिर अपन पेडिग्री एनालिसिस या फिर एक ह्यूमन के केस में अपन किसी डिजीज को अगर स्टडी करना चाहिए कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर एक एनवायरमेंटल डिसऑर्डर है, उसको अपन अगर पढ़ना चाहे तो फिर किस तरीके से पढ़ें, उसके लिए अपन ने एक पेडिग्री बनाया, एक फैमिली ट्री बनाया। तो सबसे पहले इसके एक दो तीन पॉइंट जो मैंने मेंशन किए इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि वी कांट ट्रेस ट्रेट लाइक पी प्लांट इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के केस में अपन पी प्लांट की तरह किसी भी ट्रेट को ट्रेस नहीं कर सकते। दूसरा केस है कंट्रोल क्रॉस, जैसे सेल्फ पोलिनेशन, रैंडम क्रॉस ह्यूमन के केस में पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात, ह्यूमन के केस में जो लाइफ स्पान है वो भी ज्यादा होता है। भाई ह्यूमन के केस में अगर किसी डिजीज को स्टडी करनी है तो स्टडी करेगा कौन, ह्यूमन ही करेगा। ह्यूमन का लाइफ स्पान ज्यादा है, तो एक ह्यूमन के बॉडी में जितने भी डिजीज जनरेट होते हैं उसको स्टडी करने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए और वो अपने पास में है नहीं। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसलिए अपन किसी भी ट्रेट को ट्रेस करने के लिए अपन एक जितने भी ह्यूमन बीइंग की जो भी एंसेस्टर है, जिनकी भी जो भी पुरानी जनरेशन है उनके बारे में अपन ध्यान से देखने के लिए अपन क्या करेंगे, एक फैमिली ट्री बनाएंगे या फिर अपन एंसेस्टर में डिजीज थी या फिर नहीं थी उसके बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसलिए अपन क्या बना देते हैं, पेडिग्री बना देते हैं। और पेडिग्री को अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन कुछ रूल बनाएंगे या फिर कुछ सिंबल के बारे में ध्यान से देखेंगे। सिंबल ये है कि अगर एक बॉक्स बना रखा है और बॉक्स खाली है तो वो मेल होगा, और अगर एक सर्कल है तो फीमेल होगा। और इस तरीके से बॉक्स बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा करके बॉक्स बनाया, तो उसमें अपन ये बोलते हैं कि यहाँ पे कोई जो भी इंडिविजुअल है उसका सेक्स यहाँ पे अनस्पेसिफाइड है, मतलब बता नहीं रखा है कि मेल है कि फीमेल है। और अगर ऐसे ही बॉक्स में अगर नंबर लिख दिए जैसे 2 3 4 5, तो वो ये बता रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पे 3 मेंशन कर दिया तो 3 अफेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब इसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल कितने, 3 है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेल और फीमेल के बारे में स्पेसिफाई नहीं कर रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर एक बॉक्स और सर्कल के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है तो इसके केस में अपन पढ़ेंगे कि यहाँ पे शादी हो गई है, मैरिज हो गई है। ऐसी अगर लाइन 2 आ जाए बीच में तो वहां पे भी शादी हो गई, लेकिन शादी कहां पे हुई, क्लोज रिलेटिव में। ऐसी मैरिज को अपन कॉन्सेंजीनियस मैरिज बोलेंगे। इसके बाद में अगर यहाँ पे इस बॉक्स में और सर्कल के बीच में ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो फिर एक वर्टिकल लाइन जो होती है, वर्टिकल लाइन के नीचे जो होता है वो प्रोजेनी होता है, मतलब ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये प्रोजेनी होगी। तो वर्टिकल लाइन हमेशा किसको बताएगी, प्रोजेनी को बताएगी। और ये जो प्रोजेनी है ये क्या होगी, सिबलिंग्स होगी, मतलब भाई बहन ये होंगे। और कुछ यहाँ पे अपन सिंबल देखेंगे, अगर यहाँ पे शादी हो गई है और एक ही पॉइंट से ऐसे 2 प्रोजेनी दिखा रहे, एक पॉइंट से, ऐसे नहीं जिसमें एक पहले वर्टिकल लाइन आई है फिर 2 प्रोजेनी, ऐसे नहीं, एक ही पॉइंट से 2 प्रोजेनी निकलती हुई दिखा रही है, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे, और दोनों का जो सेक्स है वो अलग अलग है, मतलब मेल और फीमेल है, तो उसके केस में अपन बोलेंगे ये डाइजाइगोटिक ट्विंस है, मतलब ये ट्विंस है। और अगर सेक्स सेम है, जैसे मेल मेल है या फिर फीमेल फीमेल है, तो ऐसे केस में अपन बोलेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ रखा होगा कि मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस कैसे बनते हैं। इसके बाद में अगर ये जो बॉक्स है इसको अपन ने सेडेड कर दिया तो ये मेल क्या है, अफेक्टेड है, इसको डिजीज हो रखा है। और अगर सर्कल भी डार्क है या फिर सेडेड कर दिया गया तो फीमेल क्या है, अफेक्टेड है। उसके बाद में बोलते हैं सर्कल में अगर बीच में डॉट लगा रखा है या फिर हाफ सर्कल सेडेड है, हाफ सेडेड सर्कल है, तो उसके केस में बोलेंगे कि ये फीमेल क्या है, कैरियर है। मेल के केस में कैरियर नहीं होता, या तो मेल नॉर्मल होता है या तो फिर वो अफेक्टेड होता है। उसके बारे में मैं आपको फिर से बताऊंगा, ध्यान से देखना। इसके बाद में बोलते हैं कि एक बॉक्स है और एक सर्कल है और इसके बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तो शादी बता रही है, यहाँ पे प्रोजेनी, लेकिन प्रोजेनी यहाँ पे दिखा नहीं रखा। अगर ऐसा डॉट आ रखा तो ऐसे केस में बोलेंगे स्टिल बर्थ या फिर अबॉर्शन का केस ऐसा हुआ है। तो ये जितने भी सिंबल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 2-3 बार ऐसा इसी सिंबल से, डायरेक्टली सिंबल से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया। पिछले साल ही यहाँ से सिंबल से ऐसा क्वेश्चन आया, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। तो इन सभी सिंबल्स को आप ध्यान से एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद में मैं बोलता हूं कि ट्रेट क्या होता है। तो मैं ट्रेट के केस में ऐसे बोल सकता हूं यार कि एक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए होता है,
फिर डीएनए से आरएनए बनता है। जेनेटिक्स वाले बच्चे ऐसे, मतलब जेनेटिक्स जिसको आती है वो ऐसा कुछ फिनोमेना उसने पढ़ रखा होगा। डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए क्या बनवाता है, आरएनए प्रोटीन बनवाता है राइबोसोम से, और जैसी प्रोटीन बनती है वैसा ही क्या आता है, कुछ ट्रेट आता है। ट्रेट आने का मतलब अपन को जो भी चीजें, जैसे अपन जैसे भी दिखते हैं वो सब ट्रेट है। अपना कलर कैसा है ये ट्रेट है, अपनी हाइट कितनी है ये ट्रेट है। ये ट्रेट किसकी वजह से आ रहा है, प्रोटीन बनने की वजह से। तो ये इस तरीके से जीन फ्लो चलता है। इस डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो अपन को ट्रेट की फॉर्म में दिखती है। अब दिखने के पीछे क्या वो नॉर्मल ट्रेट है या फिर वो डिजीज वाला ट्रेट है, दोनों भी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे ट्रेट में नॉन डिजीज ट्रेट हो सकता है या फिर डिजीज वाला ट्रेट हो सकता है। एक एक करके पढ़ लेते हैं दोनों के बारे में। देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि डिजीज ये नॉन डिजीज वाला ट्रेट है, नॉन डिजीज वाला ट्रेट में यहाँ पे बता रखा है कि इसमें जो वाइलिंग ट्रेट, वाइलिंग मतलब मेल के केस में वाई क्रोमोजोम होता है। वाई क्रोमोजोम में यहाँ पे बता रखा है कि वाइलिंग ट्रेट कौन कौन से, जैसे हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस का मतलब क्या होता है, जो ईयर पिना होता है ना, ईयर पिना, इसमें मेल के केस में हेयर की ग्रोइंग होती है, फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता है। तो मेल के केस में जो हेयर की ग्रोइंग ईयर पिना पे होती है उसे अपन हाइपरट्राइकोसिस बोलते हैं। वो वाइलिंग ट्रेट है, कोई डिजीज नहीं है वो, दिस इज नॉट डिजीज। उसके बाद में टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जिसे शॉर्ट में अपन टीडीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में से, टीडीएफ भी बोल सकते हैं, टीडीएफ टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये वाइलिंग डिजीज है, फीमेल केस में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में ईयर पिना फ्यूज्ड है या फिर फ्री है। जैसे मेरे केस में देखो ये ईयर पिना यहाँ से फ्री है, इसका मतलब ये ईयर पिना फ्री भी हो सकता है, कई लोगों के केस में ये फ्यूज हो सकता है। ये कोई डिजीज नहीं है कि फ्री है तो डिजीज है या फिर फ्री नहीं है तो डिजीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ईयर पिना फ्यूज है तो वो रेसेसिव ट्रेट है, मतलब वो रेसेसिव करेक्टर है, और उसके बाद में फ्री है तो वो डोमिनेंट ट्रेट है। बस ये कोई डिजीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, नॉन डिजीज वाला ट्रेट है। उसके बाद में टंग रोलर, कई लोगों के केस में जो टंग होती है, जैसे मान लो ये टंग है, टंग रोलर, कई लोग ऐसे अपने टंग को ऐसे घुमा लेते हैं, ऐसे, उसे टंग रोलर बोलते हैं। कई लोग इससे अपनी टंग को ऐसे घुमा नहीं सकते, उसे अपन नॉन रोलर बोल देंगे। तो जो अपने टंग को रोल कर सकता है उसे अपन डोमिनेंट ट्रेट बोल देंगे, और जो नहीं कर सकता उसे हम रेसेसिव ट्रेट बोल देंगे। ऐसा ही एक केमिकल होता है जिसे अपन पीटीसी बोलते हैं, फिनाइल आइसोथायोकार्बामाइड। अगर इसमें अपन किसी पेपर को डिप करके टेस्ट करें तो कई लोगों को टेस्ट आता है, कई लोगों को टेस्ट नहीं आता है। जिसको टेस्ट आता है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जिसको नहीं आता वो रेसेसिव ट्रेट है। तो ये जितने भी ट्रेट है ये कोई भी डिजीज नहीं है, इन सब में कोई डिजीज नहीं है। ये क्या है, अपने डीएनए का एक्सप्रेशन है बॉडी में, जो नॉन डिजीज ट्रेट के बारे में अपन बात करते हैं। उसके बाद में आता है डिजीज वाला ट्रेट, मतलब कोई एबनॉर्मलिटी बॉडी में आ गई। डिजीज वाले ट्रेट को अपन दो तरीके से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड डिजीज, एक पढ़ेंगे ऑटोसोमल डिजीज। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल किस तरीके से अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखना, आप सारे बच्चों ने ऐसे पढ़ रखा होगा कि ह्यूमन के केस में 2n = 46 क्रोमोसोम होता है। ये 46 क्रोमोसोम को अपन ऐसे भी लिखते हैं 44 प्लस, अगर XX कंडीशन तो इसे अपन फीमेल बोलेंगे, और अगर 44 प्लस XY कंडीशन है तो इसे अपन मेल बोलते हैं। इसमें जो ये 44 जो क्रोमोसोम है इसे अपन बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम बोलते हैं इसे। और ये जो XX है या फिर ये जो XY है इसे अपन बोलते हैं एलोसोम। क्या बोलते हैं, या तो बोलते हैं एलोसोम या तो इसे अपन बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, क्रोमोसोम या तो बोल दो एलोसोम या तो सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम है इसे अपन ऑटोसोम बोलेंगे। अगर डिजीज इस ऑटोसोमल क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है तो उसे अपन ऑटोसोमल डिजीज बोल देंगे। और अगर XY की वजह से कोई डिजीज कैरी कर रहा है ह्यूमन बीइंग में तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड डिजीज बोल देंगे। तो डिजीज वाला करेक्टर आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। उसके बाद में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस टॉपिक को अपन प्रोसीड करने वाले हैं। अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि अगर अपन ऑटोसोमल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे ना तो अपन कुछ उस ट्रेट को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। किस तरीके से देखना यहाँ पे, जैसे ऑटोसोम से ए फॉर ऑटोसोम और ए फॉर ऐसे लेंगे। अगर कैपिटल लेटर से मैं ऐसे लिख रहा हूं तो ये ऑटोसोमल डिजीज के बारे में लिख रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तब भी मैं ऑटोसोमल डिजीज के बारे में लिख रहा हूं। मतलब मैं जब भी ए लिख रहा हूं तो वो ऑटोसोमल डिजीज के बारे में अपन बात करेंगे। अगर दोनों ये कैपिटल लेटर है तो वो डोमिनेंट बताएगा, और जो स्मॉल लेटर है वो रेसेसिवनेस को बताएगा। देखो यहाँ पे ये दोनों डोमिनेंट है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगा। यहाँ पे एक डोमिनेंट है तब भी ये क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगा। और दोनों अगर स्मॉल लेटर है तो वो ऑटोसोमल रेसेसिव हो जाएगा। ये बात आपको जेनेटिक्स से पता है।
देखो कैपिटल लेटर हमेशा डोमिनेंसी को बताता है, स्मॉल लेटर हमेशा रेसेसिवनेस को बताता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में एक्स वाई जो होता है, एक्स एक्स होगा या फिर एक्स वाई होगा। अगर एक्स पे करेक्टर कैरी करता है तो वो सेक्स लिंक डिजीज हो जाएगी। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे तो यहाँ पे सेक्स लिंक डिजीज जो है उसे एक्स लिंक डिजीज बोला गया है, तो वाई लिंक डिजीज अपने सिलेबस में नहीं है। वाई लिंक डिजीज के बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सेक्स लिंक डिजीज में अपन एक्स लिंक डिजीज को पढ़ेंगे और उसके दो ही यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल है हीमोफीलिया और दूसरा पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस। दोनों डिजीज के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां से आप जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद में ऑटोजोमल डिजीज की बात करें, हाँ पर मैं यहाँ पे बता देता हूँ सेक्स लिंक डिजीज कैसे कैसे कैरी करता है। देखो अगर सेक्स लिंक डिजीज में ऐसे ऐसे करेक्टर है, कैसे, जैसे मान लेता हूँ ये एक फीमेल है, अगर ये फीमेल है एक्स एक्स और इस पे कोई करेक्टर कैरी नहीं है तो ये फीमेल कैसी होगी, नॉर्मल होगी भाई, ये नॉर्मल फीमेल होगी। इसके बाद में बोलता हूं एक एक्स पे एक किसी कलर ब्लाइंडनेस का या फिर हीमोफीलिया का करेक्टर आ गया है, तो ये फीमेल यहाँ पे आपको नॉर्मल दिखेगी, इसका फिनोटाइप क्या दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा, लेकिन ये एक्चुअल में दिखेगी तो कैसी, नॉर्मल दिखेगी, नॉर्मल, लेकिन ये होगी क्या, ये होगी कैरियर, मतलब ये कलर ब्लाइंडनेस डिजीज को कैरी करती है। इसकी वजह से नेक्स्ट प्रोजेनी में कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अगर दोनों एक्स एक्स पे करेक्टर कैरी कर रहा है तो ऐसी फीमेल आपको एबनॉर्मल दिखेगी, मतलब इसमें डिजीज आपको विजिबल होगा, यहाँ पे डिजीज आपको दिखेगा, यहाँ पे ट्रेट आपको एक्सप्रेस होता हुआ दिखेगा, दोनों करेक्टर कैरी करता है, और ये एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज होगी। एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज के बारे में अपने सिलेबस में बात की गई है। एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के केस में, ये जो डिजीज है इसके केस में फीमेल में डिजीज दिखेगी, इसके केस में कैरियर होगा। अब कैरियर होगा तो मैंने आपको बता रखा है कि इस सर्कल के बीच में या तो डॉट होगा या तो फिर ये सर्कल क्या होगा, हाफ शेडेड होगा, इस तरीके से डिजीज आपको दिखा देंगे। उसके बाद में बोलते हैं कि मेल के केस में क्या बताएं भाई, मेल के केस में एक्स या फिर वाई, अगर ये एक्स लिंक डिजीज है तो एक्स पे करेक्टर होगा, तो ये जो मेल होता है ये मेल क्या होगा, एबनॉर्मल होगा, मतलब इसमें डिजीज होगी, या फिर क्या हो सकता है, या तो एक्स वाई हो सकता है, तो ये मेल होगा नॉर्मल, तो या तो मेल नॉर्मल हो सकता है या तो फिर वो डिजीज वाला हो सकता है, या तो मेल एबनॉर्मल होगा या तो फिर वो नॉर्मल होगा, कैरियर मेल नहीं होगा इस केस में। तो आप यहां से आपको सारी बातें समझ में आएगी। ऑटोजोमल कैसे पढ़ेंगे और सेक्स लिंक कैसे पढ़ेंगे। ऑटोजोमल क्रोमोसोम 44 होते हैं, जिसे अपन ए से डिनोट करेंगे, और सेक्स क्रोमोसोम XX या फिर XY मेल के केस में अपन यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए देखेंगे। उसके बाद में देखो ऑटोजोमल में भी अपन दो पार्ट करके पढ़ते हैं, एक रेसेसिव केस बात करेंगे, एक डोमिनेंट का केस बात करेंगे। रेसेसिव केस में क्या बोलेंगे, यहाँ पे रेसेसिव की 4 डिजीज दे रखी है, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और थैलेसेमिया, 4 डिजीज यहाँ पे दे रखी है। ये ट्रेट है ऑटोजोमल रेसेसिव का, जिसमें 4 डिजीज है। उसके बाद में ऑटोजोमल डोमिनेंट में अपन एग्जांपल के बेस पे याद रखेंगे, अपने सिलेबस में डिजीज है नहीं। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो होती है वो ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज होती है, और ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज जब भी होगी तब कैपिटल ए लेटर जरूर आएगा, चाहे दोनों कैपिटल ए आए चाहे एक कैपिटल ए आए, ऑटोजोमल डोमिनेंट केस में ऐसा कुछ होगा। यहां तक अगर आपको ये सारी बातें मैंने जो बताई है, ये बातें अगर आपके दिमाग में सेट हो गई है तो मैं आपको एक दो रूल बता देता हूं। अगर ये रूल आपने पढ़ लिए हैं और सिंबल अगर आपको याद है तो पेडिग्री का कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता। ध्यान से देखना। रूल फर्स्ट क्या है, रूल फर्स्ट में देखो मैंने एक पेडिग्री बना रखी है। पेडिग्री केस में अपन ये देखेंगे कि जैसे ये पेरेंट है तो ये फर्स्ट जनरेशन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट जनरेशन। फिर यहां से इसे अपन सेकंड जनरेशन बोलेंगे, ये सेकंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है। तो जनरेशन टू जनरेशन किसी भी डिजीज को अगर अपन पढ़ेंगे तो वो हर एक जनरेशन में आपको एक्सप्रेस होती हुई दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं आधे पार्ट में वो डिजीज हो रही है और आधे में नहीं हो रही, तो उसे अपन कुछ भी डिजीज का नाम देके ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड डिजीज कुछ भी बोल के उसे ऐसा नहीं बोलेंगे। हर एक जनरेशन में वो डिजीज एक्सप्रेस होती हुई दिखनी चाहिए, अदरवाइज वो डिजीज नहीं है जो आप बोल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इस पेडिग्री को सोल्व करके अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन रूल पढ़ते हैं। रूल बहुत जरूरी है, रूल के अलावा इसमें कितने भी टाइप के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। रूल फर्स्ट क्या है, इसमें देखो ये पेरेंट और ये प्रोजेनी है, ये मैंने आपको सिंबल से बता रखा है। इसमें देखो ये जो है ये यहां से शेडेड कर रखा है, मतलब अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है। ये बोल रहा है कि ये जो पेडिग्री है ये कभी भी ऑटोजोमल रिसेसिव नहीं हो सकती। ऑटोजोमल रिसेसिव होने का केस क्या है, देखो अगर डिजीज है ऑटोजोमल, देखो सबसे पहले मैं आपको ऑटोजोमल डोमिनेंट बताता हूं। ऑटोजोमल डोमिनेंट में डिजीज कहां पे होगी, या यहां पे डिजीज होगी और यहां पे डिजीज होगी, या इन दोनों केस में डिजीज। ऑटोजोमल डोमिनेंट में
ऑटोजोमल डोमिनेंट में यहाँ पे डिजीज होगी, तो यहाँ पे नॉर्मल यही होगा, ये नॉर्मल होगा। ये क्यों, ये क्या होगा नॉर्मल, जिसमें स्मॉल ए लेटर है वो नॉर्मल होगा। ऑटोजोमल रिसेसिव के केस में क्या होता है, देखो ऑटोजोमल रिसेसिव केस में ये नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा, ये अफेक्टेड होगा। ऑटोजोमल रिसेसिव के केस में ये अफेक्टेड होगा, ये दोनों क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो ये दोनों नॉर्मल होंगे और ये क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो आपको यहां से ये बात याद रखनी है कि ये कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो कैपिटल ए की वजह से डिजीज होगी, तो जहां पे कैपिटल ए नहीं है वहीं पे नॉर्मल पर्सन होगा, बाकी तो डिजीज होगी। तो कैपिटल ए दो जगह हो तो भी होगी डिजीज, एक जगह हो तब भी होगी डिजीज। ऑटोजोमल डोमिनेंट का केस ये है। ऑटोजोमल रिसेसिव के केस में दोनों स्मॉल लेटर होंगे तभी डिजीज होगी, अदरवाइज डिजीज नहीं होगी। एक रिसेसिव के केस में डिजीज नहीं हो सकती, तो ये यहाँ पे डिजीज वाला होगा, ये दोनों नॉर्मल होंगे। ये बात आपको समझ में आएगी, नहीं आई तो दोबारा से देखो कि ये मैंने क्या बोला है। पहला रूल ये है कि ये जो पेडिग्री है ये ऑटोजोमल रिसेसिव नहीं हो सकती। ऑटोजोमल रिसेसिव कैसे, ऑटोजोमल रिसेसिव का केस ये है कि ऑटोजोमल रिसेसिव केस में डिजीज कब हो सकती है, जब दोनों क्या हो, स्मॉल है। तो यहाँ पे अपन इसके जीनोटाइप ऐसे लिख देते हैं, ये दोनों क्या है, डिजीज वाले, मतलब ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। अपन चेक करते हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि ऑटोजोमल डिजीज ये नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती, देखना, डिजीज होने का मतलब दोनों स्मॉल है, तो ये भी क्या होगा, स्मॉल है। अब ऑटोजोमल रिसेसिव में नॉर्मल कौन होता है, नॉर्मल कौन होगा, नॉर्मल तो ये होगा, या तो कैपिटल ए होगा, या तो फिर क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। मुझे बताओ ध्यान से देख के, यहाँ पे कैपिटल ए आ सकता है क्या, तो बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल ए नहीं आ सकता, इसका मतलब ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज नहीं है। तो ऐसा अगर केस कहीं पे भी पेडिग्री में आपको देखने को मिले तो आप डायरेक्टली देख के बोल देना किसी भी जनरेशन में कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज नहीं है। दूसरा रूल क्या है, अगर ऐसी पेडिग्री दे रखी है तो ऐसी पेडिग्री कभी भी ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं हो सकती। ऑटोजोमल डोमिनेंट में डिजीज कब होती है, जब कैपिटल ए या फिर एक कैपिटल लेटर कम से कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसको डिजीज है, ऑटोजोमल डोमिनेंट बोल रहा हूं मैं, तो इसको डिजीज है तो ये होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। अब ऑटोजोमल डोमिनेंट में नॉर्मल कौन होता है, स्मॉल ए, तो इन सबको मैं क्या लिख देता हूं, स्मॉल ए और ये स्मॉल ए। मुझे बताओ यहाँ पे कैपिटल ए आ सकता है क्या, तो बोले नहीं आ सकता, इसलिए ये ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता। तो ये वाला पेडिग्री ऑटोजोमल रिसेसिव नहीं हो सकता और ये 2 नंबर वाला ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता। ये बात अगर बहुत सिंपल बात है, लेकिन अगर ये बात आपके दिमाग में सेट हो जाती है तो पेडिग्री के बहुत सारे क्वेश्चन आप देखते ही सोल्व कर दोगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी आप खुद बताओगे। ये बात आप ध्यान से देखो, ये पेडिग्री कभी भी ऑटोजोमल रिसेसिव नहीं हो सकती। ऑटोजोमल रिसेसिव केस में डिजीज कब होती है, ऑटोजोमल के केस में डिजीज तभी होती है जब दोनों स्मॉल है यहाँ पे, स्मॉल है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिटल नहीं आ सकता, क्योंकि ऑटोजोमल रिसेसिव केस में डिजीज जो नॉर्मल होता है वो तो कैपिटल ए एक होना चाहिए कम से कम। तो ये दोनों केस आपको समझ में आएंगे। तीसरा केस, सेक्स लिंक्ड डिजीज के बारे में अपन बात करते हैं, मतलब एक्स लिंक्ड डिजीज के बारे में अपन बात करते हैं, और अपन बोलते हैं कि अगर अपन को गर्ल चाइल्ड अफेक्टेड मिल रही है, गर्ल चाइल्ड अगर अफेक्टेड है तो उसका फादर 100% अफेक्टेड होना चाहिए। गर्ल चाइल्ड अफेक्टेड है तो उसका फादर तो 100% अफेक्टेड होना ही चाहिए, और मदर कम से कम कैरियर होनी चाहिए, कम से कम मदर कैरियर होनी चाहिए, और फादर तो 100% अफेक्टेड होना चाहिए। उसके के बाद में मदर उसकी यहाँ पे डिजीज वाली भी हो सकती है, अफेक्टेड भी हो सकती है, तो फादर अफेक्टेड होना चाहिए, मस्ट है। मदर कम से कम कैरियर होनी चाहिए, उस केस में ही गर्ल चाइल्ड अफेक्टेड हो सकती है। तो ये केस भी आप याद रखेंगे। एक्स लिंक्ड डिजीज जब भी अपन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें रहनी चाहिए, क्या कि अगर गर्ल चाइल्ड अफेक्टेड है तो फादर 100% क्या होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए, और मदर कम से कम कैरियर होनी चाहिए, अफेक्टेड भी हो सकती है, तभी क्या मिलेगी, गर्ल चाइल्ड आपको अफेक्टेड मिलेगी। लास्ट रूल और फाइनल रूल ये है कि अगर मदर अफेक्टेड है, मदर को डिजीज है, तो सारे के सारे मेल अफेक्टेड होंगे। अगर मदर अफेक्टेड है तो सारे के सारे मेल क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। क्यों, क्योंकि मदर से एक एक्स क्रोमोसोम तो इसमें मेल में आएगा ही आएगा, इसलिए अगर मदर अफेक्टेड है तो सारे के सारे मेल अफेक्टेड होंगे, शुड बी अफेक्टेड। क्या ये चारों रूल आपको समझ में आ गए? अगर चारों रूल आपको समझ में आ गए तो मैं इस पेडिग्री को अब सोल्व करके आपको दिखाता हूं। देखो ये पेडिग्री किस तरीके से अपन पढ़ेंगे। पहली बात, पेडिग्री कभी भी जब भी पेडिग्री आप पढ़ो तो उसके लिए एक सिंपल सी एक लाइन आप याद रखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे वाई लिंक डिजीज,
वाई लिंक डिजीज आप देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे आप? एक नंबर पे वाई लिंक डिजीज देखेंगे, दो नंबर पे आप देखेंगे एक्स लिंक डिजीज। वाई लिंक डिजीज कैसे देखेंगे? वाई लिंक डिजीज में आपको हर एक जनरेशन में मेल अफेक्टेड होना चाहिए। जैसे मैं इस पेडिग्री की बात करूं तो इस पेडिग्री में हर एक जनरेशन में मेल अफेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे मेल अफेक्टेड है, यहाँ पे ये मेल अफेक्टेड है, लेकिन ये नहीं है। इसका मतलब ये वाई लिंक डिजीज नहीं है और अपने सिलेबस में भी नहीं है वाई लिंक। लेकिन अपन पेडिग्री जब भी एनालाइज करेंगे तो अपन को ऐसी रूल याद रखना है, सबसे पहले वाई लिंक देखेंगे, फिर एक्स लिंक देखेंगे, उसके बाद में अपन देखेंगे ऑटोजोमल डोमिनेंट। क्या देखेंगे? ऑटोजोमल डोमिनेंट अपन देखेंगे। पहले वाई लिंक, फिर एक्स लिंक, फिर ऑटोजोमल डोमिनेंट, और लास्ट में क्या देखेंगे? ऑटोजोमल रेसेसिव देखेंगे। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, अपने दिमाग में छाप लो इस सीक्वेंस को। जब भी पेडिग्री देखेंगे वाई लिंक देखेंगे, फिर एक्स लिंक देखेंगे, फिर ऑटोजोमल डोमिनेंट देखेंगे और लास्ट में ऑटोजोमल रेसेसिव देखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ केस में ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज आपको देखने को मिलेगी। तो यहां से अपन इस पेडिग्री को अपन एनालाइज करते हैं। ध्यान से देखना, ये जनरेशन फर्स्ट है, ये जनरेशन सेकंड है, मैंने आपको पहले ही बताया, और ये जनरेशन थर्ड है। किसी भी डिजीज को अपन जब भी पढ़ेंगे तो वो हर एक जनरेशन में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यहां से चली और यहां तक तो डिजीज दिख रही है और फिर डिजीज नहीं है, तो उस पर्टिकुलर डिजीज को लेके अपन इस पेडिग्री को ऐसे एनालाइज नहीं कर देंगे। डिजीज यहाँ पे भी दिखनी चाहिए, मतलब यहाँ पे भी है तो उसका इफेक्ट यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ पे भी आना चाहिए, हर एक जगह उस डिजीज का इफेक्ट आना चाहिए, अदरवाइज वो उस पर्टिकुलर डिजीज की पेडिग्री नहीं है। चलो इस डिजीज के बारे में सबसे पहले क्या देखेंगे? वाई लिंक डिजीज देखेंगे। तो इस पेडिग्री में देखो वाई लिंक डिजीज है क्या? तो मैंने अभी बोला कि वाई लिंक डिजीज तभी होगी जब हर एक जनरेशन में हर एक मेल अफेक्टेड होगा। इसमें ये मेल अफेक्टेड है, दूसरी जनरेशन में ये मेल अफेक्टेड है, लेकिन ये नॉर्मल है, इसलिए ये वाई लिंक डिजीज तो नहीं हो सकता। क्या बात आपको समझ में आई? दूसरी यहाँ पे चीज क्या देखेंगे? वाइल ये एक्स लिंक डिजीज या फिर सेक्स लिंक डिजीज अपन देखेंगे। सेक्स लिंक डिजीज में अपन क्या देखेंगे? देखो सेक्स लिंक डिजीज ये है कि नहीं है। देखो मैं यहाँ पे देख इस पेडिग्री को देख के ये बोल रहा हूँ कि ये सेक्स लिंक डिजीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी बोला आपको, देखो ये रूल देखो, अगर फीमेल अफेक्टेड है तो हर मेल अफेक्टेड होना चाहिए। इस पेडिग्री को ध्यान से देखना, इस पेडिग्री में यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है और ये मेल नॉर्मल है, इसका मतलब ये एक्स लिंक डिजीज भी नहीं है। ये रूल में आया कि नहीं आया? अगर फीमेल अफेक्टेड है तो मेल अफेक्टेड होना चाहिए, 100% श्योर है, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम पे क्या है? कैरियर है किसी भी डिजीज को लेके। तो यहाँ पे मेल नॉर्मल है, लेकिन इसका मतलब ये एक्स लिंक डिजीज नहीं है। तो ये वाई लिंक डिजीज भी नहीं थी और ये एक्स लिंक डिजीज भी नहीं है। अब अपन चेक करेंगे यहाँ पे ऑटोजोमल डोमिनेंट है कि नहीं है। ऑटोजोमल डोमिनेंट के केस में अपन चेक करते हैं। चलो पहले मैं इस पेडिग्री को देख के ये भी बता सकता हूं आपको कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव नहीं है। क्यों मैंने ऐसे बोल दिया कि ऑटोजोमल रिसेसिव नहीं है? इस पेडिग्री को देखो यहां से, इसको यहां से अपन ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पे मैंने बोला कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये मेल यहाँ पे क्या है? अफेक्टेड है, ये फीमेल भी अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड फीमेल अफेक्टेड। और इसके बाद में बोलते हैं कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये यहाँ पे दोनों ये क्या है? दोनों ये है स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर। ऑटोजोमल रिसेसिव केस में दोनों स्मॉल लेटर है, यहाँ पे दोनों नॉर्मल है। इसका मतलब दोनों में क्या है? एक कम से कम एक तो कैपिटल है, यहाँ पे कम से कम एक तो कैपिटल लेटर यहाँ पे आ रखा है। तो ये कैपिटल लेटर कहां से आ गया? ये कैपिटल लेटर कहां से आ गया? इसका मतलब ये ऑटोजोमल रिसेसिव भी नहीं है। ये रूल में मैंने आपको बता रखा है, इसलिए आप इस पेडिग्री को देख के अब पूरी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि इसका आंसर, सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर अब देखो, ना तो ये वाई लिंक्ड है, ना ये एक्स लिंक्ड है, और ना ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। तो ये फिर बच क्या गई? ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज ये बच गई है। ऐसे कुछ जो भी क्वेश्चन आपके सामने है, आप अपनी एनसीईआरटी में शायद एक दो डायग्राम देख के बता रखा है, उस डायग्राम को आप ध्यान से इस रूल को अप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं अब पेडिग्री के हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ, हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। कुछ रूल है, सिंबल है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया, ये सब क्या है? ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, ये एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, ये एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। अपने सिलेबस में रिसेसिव डिजीज के बारे में बात की गई है, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज और ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज के बारे में बात की गई है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डायरेक्टली ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि हीमोफीलिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है या फिर एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज है। आपका आंसर सही जाना चाहिए, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। और उसके बाद में सिकल सेल एनीमिया, पीक्यू, थैलेसेमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। इसके बारे में भी आपका क्लियर आंसर जाना चाहिए।
बाकी कोई भी आपको डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में जरूर भेजूंगा, आप फोटो खींच के मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करिएगा नीट के लिए, और कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी उसका उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो बना के एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।